Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to study class 10 chapter 1 of political science, that is power sharing. So if you are excited for this video, please like, share and subscribe my channel. So let's get started. First of all, there are two cases in this following chapter. First of all, it is case of Belgium and second one is the case of Sri Lanka. Story of Belgium. First, Belgium is a small country in Europe with a population of over 1 crore, which is about the half of the population of हरियाणा. तो बेल्जियम एक बहुत ज़्यादा छोटा कंट्री है यूरोप में, जिसकी पॉपुलेशन ओवर 1 करोड़ है, जो कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा की इक्वल है. Second point, of the country's total population, 59% speaks Dutch language, 40% people speaks French, and the remaining 1% speaks German. तो कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है, जितने भी मेंबर्स पॉपुलेशन है 1 करोड़, उसमें से 59% लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और जो बाकी बचे 1% है वो जर्मन बोलते हैं. The minority French-speaking community was rich and powerful, so they got the benefit of economic development education. तो उस टाइम पे बेल्जियम में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था और जो एजुकेशन हो रहा था, उसका जो बेनिफिट है वो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को मिला क्योंकि वो रिच थे और पावरफुल थे. This created tensions between the Dutch-speaking and French-speaking communities during the 1950s and 1960s. तो इसने क्या किया, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज के बीच में टेंशन क्रिएट की. तो प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मतलब फ्रेंच जो पॉपुलेशन है वो रिच थी, ये प्रॉब्लम थी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेल्जियम की कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है. क्या था, जो ब्रुसेल्स है उसमें फ्रेंच स्पीकिंग की जो पॉपुलेशन है कैपिटल में ज़्यादा थी और पूरी कंट्री में कम थी, और डच स्पीकिंग पॉपुलेशन कैपिटल में कम थी और पूरी कंट्री में ज़्यादा थी. तो इससे डच स्पीकिंग लोगों को रिजेंट, उन्हें लगता था, उन्हें बहुत गुस्सा आता था कि उनकी कंट्री में उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दी जाती. ऐसा क्यों है कि भाई कैपिटल में उनकी पॉपुलेशन कम है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो ये मैप दे रखा है, जो ये येलो ऑरेंज दे रखा है बीच में, ये है कैपिटल ब्रुसेल्स. जो ये वाइट है, येलो आई मीन, जो येलो रीजन है यहाँ डच स्पीकिंग लोग रहते थे, और जो ये रेड रीजन है यहाँ वेलून है, इसका नाम वेलून, जहाँ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रहते थे. और जो यहाँ साइड में जो रेड है जिसपे ब्लू लाइंस है वहाँ जर्मन स्पीकिंग पीपल रहते थे. तो क्या हुआ, अब आगे जो भी टेंशन्स क्रिएट्स हुई उससे सिविल वॉर हुई. तो क्या हुआ, इन बेल्जियम द गवर्नमेंट हैंडल द कम्युनिटी डिफरेंसेस वेरी वेल. तो क्या किया, बेल्जियम की जो गवर्नमेंट है उसने जो कम्युनिटी के जो डिफरेंसेस थे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह हैंडल किए. बिटवीन 1970 एंड 1993 बेल्जियन लीडर्स, तो बेल्जियन लीडर्स गवर्नमेंट में, और वो जो गवर्नमेंट्स में बेल्जियन लीडर्स भी इकट्ठा होने लग गए थे. दे एम्बेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन 4 times. उन्होंने क्या किया, जो बेल्जियम लीडर्स है उन्होंने मांगा कि उन्हें भी इक्वल राइट्स दिए जाए, जो भी बेनिफिट्स हो रहे हो सिर्फ फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को ना हो. तो उन्होंने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया एंड केम अप विद अ न्यू मॉडल टू रन द गवर्नमेंट. तो उन्होंने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया ताकि जो दोनों गवर्नमेंट्स है, मतलब दोनों जो कम्युनिटीज है बेल्जियन और जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, उन दोनों उस कॉन्स्टिट्यूशन से अग्री करें. तो उस जो 4 बार अमेंड करने के बाद उन्हें एक नया मॉडल लाए ताकि जिससे वो गवर्नमेंट रन कर सके. उसके कई एलिमेंट्स दे रखे हैं बेल्जियन जो गवर्नमेंट के जो मॉडल है. पहली चीज, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. तो क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो नंबर ऑफ डच एंड नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में. सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप. तो कुछ स्पेशल लॉज भी लागू किए गए जिन्होंने मतलब मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ जो हर एक ग्रुप के हैं उसको मतलब हामी उनने हाँ कर दिया उसको. Thus no single community can make decisions unilaterally. यानी एक तरफा डिसीजंस नहीं ले सकते. मतलब कुछ स्पेशल लॉज आए कि भाई ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग और इतने लोग इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के चूज किए गए, मतलब जिनके हाँ के बिना कोई भी लॉ अमेंड नहीं हो सकता है, कोई भी लॉ पास नहीं हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. दी स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबॉर्डिनेट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट. यानी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट नहीं है. Third point, Brussels has a separate government in which both communities had equal representation.
अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट आई, स्टेट गवर्नमेंट आई, ये बाकी पूरी कंट्री के लिए है, मगर जो ब्रुसेल्स है उसमें एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी। तो जैसे कि पूरे देश में जहाँ डच स्पीकिंग ज़्यादा थे, उन्होंने हाँ कर दिया था फ्रेंच स्पीकिंग को कि हाँ ऐसा हम कर सकते हैं। तो फ्रेंच स्पीकिंग लोगों ने भी कैपिटल में डच स्पीकिंग लोगों के साथ हाँ कर दिया कि हाफ जो भी हाफ पावर होगी वो डच स्पीकिंग के हाथ में होगी और हाफ फ्रेंच स्पीकिंग के हाथ में। तो उन दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट में। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। फोर्थ पॉइंट है, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अलावा एक और थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट है, दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट। उसे क्या कहा गया? कम्युनिटी गवर्नमेंट। द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, द डच, द फ्रेंच एंड द जर्मन स्पीकिंग। यानी हर एक कम्युनिटी की एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी जिससे हर उस पर्टिकुलर कम्युनिटी, जो लैंग्वेज कम्युनिटी है, उसके लोग इलेक्ट करेंगे, नो मैटर वेयर दे लिव। यानी चाहे वो ब्रुसेल्स में रहते हैं चाहे वो बाकी पूरी कंट्री में रहते हैं, उन्हें राइट होगा कि वो कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट करें। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। यानी जो वो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी है उसके पास पावर कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो लोगों के बीच में, उसके पास राइट है कि वो उसे सॉल्व करे। द बेल्जियम मॉडल वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब इतने ज़्यादा स्टेप्स है, इतनी सारी जो भी गवर्नमेंट्स है, इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, बट इट हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज। यानी उनके बीच में जो भी नोक झोंक थी, कॉम्प्लिकेटेड तो था बट इट वाज अ बेटर सोल्यूशन दैन the wars and the strike between the two governments, so between the two communities I mean. Let's move forward. Now the next story is the story of Sri Lanka. So now let's see the situation of another country, that is Sri Lanka. It is an island nation having a population of 2 crores, about the same as in Haryana. यानी जो श्रीलंका है वो एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड वो होता है जो सारी तरफ से वाटर से घिरा हुआ होता है, जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 2 करोड़ है, यानी हरियाणा की पॉपुलेशन के ऑलमोस्ट इक्वल है। आपने देखा होगा कि जो श्रीलंका है वो इंडियन मैप के नीचे एक छोटा सा आइलैंड दिखता है, दैट इज श्रीलंका। एंड श्रीलंका हैज अ वेरी डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका की बहुत ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज स्पीकिंग लोग रहते हैं। एंड द मेजर सोशल ग्रुप आर सिन्हाला स्पीकर्स, यानी सिन्हाला एक लैंग्वेज है। श्रीलंका में जो मेजर सोशल ग्रुप है वो सिन्हाला स्पीकर्स, यानी वो सिन्हाला बोलते हैं, जो कि 74% है। और जो सिन्हाला स्पीकर जो 74% है, ये मोस्टली बुद्धिस्ट है। एंड दी तमिल स्पीकर्स तो 18% तमिल स्पीकर्स भी है। Among the Tamils, there are two subgroups, Sri Lankan Tamils and Indian Tamils। यानी जो तमिल्स हैं उसमें भी 2 सब ग्रुप्स हैं, एक तो श्रीलंकन तमिल्स यानी जो तमिल श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, एंड इंडियन तमिल्स एज द नेम सजेस्ट वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो श्रीलंकन तमिल्स है वो 13% थे, और इंडियन तमिल्स मतलब इस 18% में 13% श्रीलंकन तमिल्स थे और 5% इंडियन तमिल्स थे। In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed bigger majority and imposed its wills on the entire country। तो जैसा हमें पता चल रहा है कि श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी मेजॉरिटी में, तो फिर बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में है ये कह सकते हैं। तो उसने अपनी विल्स, जो अपनी इच्छाएं थी पूरी कंट्री में इम्पोज करनी शुरू कर दी। अब ये मैप दे रखा है श्रीलंका का, तो ये जो मेहरूनिश या ब्राउनिश है यहाँ इंडियन तमिल्स रहते थे, जो येलोइश पार्ट है यहाँ सिन्हालीस रहते थे, देखो कितना बड़ा एरिया है। जो ये ऑरेंज कलर है ये वाला पार्ट, यहाँ श्रीलंकन तमिल्स रहते थे, और जो यहाँ बीच बीच में स्पॉट्स हैं ग्रेश कलर के, यहाँ मुस्लिम्स रहते थे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। मेजॉरिटेरिज्म इन श्रीलंका। तो सबसे पहले देखते हैं मेजॉरिटेरिज्म क्या होता है। मेजॉरिटेरिज्म एक ऐसी फीलिंग होती है, मतलब ऐसी सोच होती है लोगों के अंदर कि जो भी रूल होगा, जो कंट्री के ऊपर कोई भी रूल करेगा, वो कम्युनिटी करेगी जो उस कंट्री में मेजॉरिटी में है, या तो अब वो किसी भी बेसिस पर हो, चाहे वो रिलीजनल के बेसिस पे हो, रिलीजन के बेसिस पर हो, या लैंग्वेज के बेसिस पर हो। तो श्रीलंका में मेजॉरिटेरिज्म लैंग्वेज के बेसिस पर था। जो सिन्हाला स्पीकर्स थे वो मेजॉरिटी में थे। तो देखते हैं, श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948।
यानी 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट कंट्री बनी, यानी इंडिया के इंडिपेंडेंस के एक साल बाद। द सिन्हाला कम्युनिटी वाज इन मेजॉरिटी सो दे हैड फॉर्म द गवर्नमेंट, यानी जैसे मेजॉरिटेरिज्म था श्रीलंका में, तो सिन्हाला कम्युनिटी में गवर्नमेंट बना ली श्रीलंका में 1948 के बाद। दे आल्सो फॉलोड preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs। तो उन्होंने ऐसी पॉलिसी शुरू करी जो सिन्हाला जो भी एप्लीकेंट्स थे, यानी जो भी स्टूडेंट्स या जो भी लोग थे जो सिन्हाला कम्युनिटी के थे और वो अप्लाई करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी पोजीशन पे या गवर्नमेंट जॉब्स पे, तो उन्हें प्रेफर किया जाता था, सिन्हाला लोगों को प्रेफर किया जाता था, और जो बाकी जो भी लैंग्वेज के जो लोग हैं उन्हें प्रेफर नहीं किया जाता था। These measures taken by the government gradually increased the feelings of alienation among the Sri Lankan Tamils। अब जो steps लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, इन्होंने क्या किया, एलिनेशन की फीलिंग्स, यानी कि उनकी कंट्री में ही उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है, ऐसी फीलिंग्स को श्रीलंकन तमिल्स में ऐसी फीलिंग्स बढ़ी। श्रीलंकन तमिल्स felt that constitution and government policies denied them equal political rights, यानी उन्हें लगता था कि जो श्रीलंकन तमिल्स को लगता था कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स देने से डिनाई करता है, मना करता है। एंड इट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटी। जैसे हमने देखा कि वो सिन्हाला एप्लीकेंट्स को ज़्यादा फेवर करते थे, तो उन्हें लगता था कि उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कि उन्हें जॉब्स के लिए उन्हें प्रेफर नहीं किया जाता, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उन्हें इग्नोर किया जाता है, उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जाता है। Due to this, the relationship between Sinhala and Tamil communities became poor। तो उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो टूट गया, यानी कम हो गया, कमज़ोर हो गया। तो एक कंट्री में जितने भी जो भी कम्युनिटीज़ रह रही है, अगर वो सब मिलजुल कर नहीं रहेंगी तो उस कंट्री की यूनिटी डिक्रीज होगी, और इससे आगे जो भी सिविल वॉर्स और प्रॉब्लम्स होगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Sri Lankan Tamils launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language, for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs। तो क्या हुआ, जो श्रीलंकन तमिल थे उन्होंने पार्टीज लॉन्च की, स्ट्रगल्स लॉन्च किए कि उन्हें एज अ श्रीलंकन तमिल उन्हें रिस्पेक्ट दी जाए, तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित की जाए, और जो भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज है जॉब्स और एजुकेशन में उन्हें भी दी जाए। But their demand was repeatedly denied by the government। अब जो गवर्नमेंट थी वो सिन्हाला स्पीकर्स थी, तो ऑब्वियसली वो उनकी जो भी डिमांड्स है उन्हें वो निगलेक्ट कर रही थी। The distrust between the two communities turned into widespread conflict and turned into a civil war। तो क्या हुआ, जो भी ये distrust हो रहा था अपनी गवर्नमेंट पे, और जो भी लड़ाइयाँ हो रही थी, सिविल वॉर्स हो रही थी, सिविल वॉर्स यानी मतलब उसके कारण सिविल वॉर हो गया। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटीज हैड बीन किल्ड। तो सिविल वॉर होता है यानी जो कंट्री के अंदर अंदर वॉर होता है, अब वो किसी भी बेसिस पर हो, तो इसके कारण मतलब हजारों लोग, थाउजेंड्स ऑफ लोग मर रहे थे दोनों कम्युनिटीज के। Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihood। तो कई फैमिलीज को फोर्स कर दिया गया कि वो कंट्री लीव कर दे, आई एम सो सॉरी, रिफ्यूजीज की तरह, और कई ने उनकी जो लाइवलीहुड्स है वो भी उनसे छीन लिए गए। दी सिविल वॉर एंडेड इन 2009, यानी जो सिविल वॉर 2009 में फाइनली खत्म हुआ, and caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country। यानी जो कंट्री की सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ है वो बहुत ज़्यादा टेरिबली इफेक्ट हो गई थी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। What have you learned from the stories of Belgium and Sri Lanka? So हमने क्या सीखा बेल्जियम की स्टोरी से और श्रीलंका की स्टोरी से? So first of all, both countries are democracies, but they dealt differently with the concept of power sharing। यानी दोनों कंट्रीज में डेमोक्रेसी थी, दोनों इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, मगर वो पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को डिफरेंटली शेयर करती थी। जैसे आपको पता ही है, जैसे बेल्जियम में क्या था कि जो फ्रेंच स्पीकिंग थे वो मेजॉरिटी में नहीं थे, मगर वो रिच और पावरफुल थे तो उन्हें ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी। और श्रीलंका में क्या था कि जो सिन्हाला स्पीकर्स थे वो मेजॉरिटी में थे, इसीलिए उन्हें ज़्यादा पावर दी गई थी। तो पावर शेयरिंग का तरीका अलग था। In Belgium, the leaders has realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities and regions। तो जो बेल्जियम्स हैं उसमें जो लीडर्स हैं उन्हें रियलाइज हुआ कि हाँ, अगर हम दोनों कम्युनिटीज, जितनी भी कम्युनिटीज हैं, उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करेंगे, उनके इंटरेस्ट को देखेंगे, तो फिर कन्फ्लिक्ट्स नहीं होगी, कंट्री की यूनिटी अफेक्ट नहीं होगी।
This resulted in mutually acceptable arrangements for sharing power. यानी दोनों साइड से जो भी arrangements हुए power sharing के उन्हें accept कर लिया गया. Sri Lanka shows that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. यानी जो श्रीलंका का केस है वो हमें बताता है कि जो अगर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो अपना डोमिनेंस दूसरों पर फोर्स करना चाहती है और शेयर पावर को शेयर करने में हाँ नहीं करती है तो फिर उससे कंट्री की यूनिटी अफेक्ट होगी. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. You will find the answer to this question in the points below. मतलब why is the power sharing desirable? ये question है तो इसका आंसर हमें इन points में मिल जाएगा. So first of all, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. यानी power sharing अच्छी है क्योंकि वो जो conflicts है उनकी possibility social groups के बीच में कम कर देती है. The second reason is that a democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise. यानी जो second reason है ये एक democratic rule है वो power sharing involve करता है यानी and who have to live with its effect. यानी जो भी लोग जिनसे affect होगा power sharing और जो उस effect के साथ रहेंगे दोनों को कंसिडर किया जाना चाहिए. People have a right to be consulted on how they are to be governed. यानी लोगों को भी पता होना चाहिए कि उनको कैसे गवर्न किया जा रहा है. Let us call the first set of reasons prudential and second the moral. यानी बहुत ज़्यादा important है. जो first point है power sharing is good वाला point ये prudential reason है power sharing का और जो second point है वो moral reason है. The prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes. यानी जो prudential reasons है वो stress करता है कि जो power sharing है वो better outcomes लाएगा और जो मोरल रीजंस है वो एम्फसाइज करता है कि जो द एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल यानी जो पावर शेयरिंग है वो वैल्यूएबल है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. मोस्ट ऑफ यू मस्ट थिंक दैट शेयरिंग ऑफ पावर इज डिवाइडिंग ऑफ पावर दैट इज वीकनिंग द कंट्री. हमें कई बार लगता है कि अगर पावर शेयर करेंगे तो कंट्री वीकन होगी. अ सिमिलर थिंग वाज बिलीव्ड इन द पास्ट. यानी पहले भी ऐसे बिलीव किया जाता था. इट वाज अज्यूम्ड दैट ऑल द पावर ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस. यानी पहले भी ऐसे लगता था कि जो पावर ऑफ गवर्नमेंट है वो या तो एक पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन के पास होने चाहिए जो एक प्लेस पे लोकेटेड है मतलब जिससे कंट्री वीक नहीं होगी. अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक क्विक डिसीजंस. यानी अगर पावर का डिवीजन होगा तो क्विक डिसीजंस बनाने में प्रॉब्लम्स आएगी और उन्हें एनफोर्स करने में यानी कोई हाँ करेगा कोई नहीं करेगा उसमें भी प्रॉब्लम आएगी. बट दीज नोशंस हैव चेंज्ड विद द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी. यानी जो ये सोच थी ये जो नोशंस थे कि जैसे ही डेमोक्रेसी आई ये सब चेंज हो गए. In a democracy, people rule themselves through institution of self-government. यानी self government से डेमोक्रेसी में रूल करते हैं. Everyone has a voice in sharing. P की जगह आ रहा है sharing of public policies. यानी सबको राइट है कि वो अपना जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है वो चूज करें. Therefore, in a democratic country, political power should be distributed among citizens. यानी एक democratic country में जो political power है वो citizens के among distribute होनी चाहिए. Let's move forward. So in modern democracies, power sharing can take many forms as mentioned below. यानी बहुत सारी forms हैं. तो first form is power is shared among different organs of government such as the legislature, executive and judiciary. तो जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें पावर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में शेयर होती है जैसे लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. सो दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स of the government placed at the same level to increase different powers. तो एक चीज देखते हैं कि अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ऐसे याद कर सकते हो. अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसमें जितने भी आप कितने भी पॉइंट्स ले लो वो सब सेम लेवल पे है सबकी सेम लेवल है. तो ऐसे ही लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की सेम पावर्स है. सेम पावर्स यानी मतलब सेम पावर है और वो एक दूसरे पे चेक भी रखते हैं. अब उनकी पावर्स डिफरेंट है यानी जैसे पावर सेम है यानी उनका जो भी डिसीजन लेने का राइट है वो इक्वल है मगर जैसे एक तो कोर्ट में काम करेगा एग्जीक्यूटिव लॉज इम्प्लीमेंट करेगा तो ऐसे पावर्स डिफरेंट है. सच सेपरेशन इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर. अब ये जो तीनों का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है ये इंश्योर करेगा कि कोई भी किसी भी ऑर्गन के पास ज्यादा अनलिमिटेड पावर नहीं हो यानी वो अपनी मर्जी से पावर नहीं ले सके. ईच ऑर्गन चेक्स द अदर यानी हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को चेक करता है. दिस अरेंजमेंट इज नोन कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस. यानी जो ये अरेंजमेंट है
इसे कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। सो क्योंकि यहाँ चेक और बैलेंस होता है पावर का, सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। अगर डिफरेंट लेवल्स पे, यानी इसे क्या कह सकते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो देखते हैं, अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, पूरी कंट्री के लिए जो जनरल गवर्नमेंट है उसे क्या कहते हैं, आपको पता है ना? ओके, सो राइट इन द कमेंट बिलो कि जो पूरी कंट्री के लिए जो जनरल गवर्नमेंट होती है उसे क्या कहते हैं। Governments at the provincial or regional levels, which is known as federal government. यानी जो गवर्नमेंट प्रोविंशियल या रीजनल लेवल्स पे है उसे क्या कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी शेयर हो सकती है, एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी बेल्जियम में, याद है? So, community government in Belgium is a good example of this arrangement. This method is used to give minority community a fair share in power. तो ये क्या होगा, इससे जो minority community है उन्हें fair share मिलेगा पावर का। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन in the way political parties, pressure groups and movement control or influence those in power. When two or more parties form an alliance to contest elections and if they get elected, they form a coalition government and thus share power. तो आपने नाम सुना ही होगा कोलिशन गवर्नमेंट, जैसे बीजेपी आजकल काफी ज्यादा स्टेट्स में कोलिशन गवर्नमेंट्स बना रही है। यानी इसमें क्या होता है कि अगर एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को, एक पर्टिकुलर पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, यानी मेजॉरिटी होती है यानी इससे ज्यादा वोट्स मिले तो ही वो इलेक्टेड हो सकती है, तो अगर नहीं मिले तो फिर वो क्या करती है, कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है दूसरी गवर्नमेंट्स के साथ मिला के, ताकि वो मिलकर मेजॉरिटी बना सके, और इसीलिए उस कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर भी पावर की शेयरिंग होती है। So this is all for this chapter. If you like this video, please give this video a big thumbs up and subscribe my channel and share it. Thank you. Bye bye.